गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद क्लास 10th स्टूडेंट्स। हमने आपको ए से 1 तक का सिलेबस पढ़ा दिया है। आप देख रहे होंगे ए से 1 तक हमको पढ़ना है वहाँ मेटल एंड नॉन मेटल तक, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, लास्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल है। तो लगभग आपको ए से 1 तक की सिलेबस पढ़ा दी गई है। मेटल एंड नॉन मेटल में कुछ पार्ट बाकी है पढ़ाने के लिए, वो आगे उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस दरमियान जो हम पढ़े हैं उन चीज़ों के ऊपर कुछ प्रश्नों को देखते हैं और ये समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ आपको मिल रहा है वो यह है कि यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई है और इस 3 टेस्ट ट्यूब का लेवलिंग मान लीजिए इस रूप में किया गया है कि ये टेस्ट ट्यूब आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी में किसी में भी जो 3 लिक्विड्स यूज किए गए हैं, इसमें ओवरऑल 3 लिक्विड्स यूज किया गया है। 3 लिक्विड यूज किया गया और ये 3 लिक्विड्स कौन किस में रखा हुआ है ये मालूम नहीं है। तो 3 लिक्विड्स में क्या है, एक में इन एनी वन किसी एक में डिस्टिल वाटर है और इन सेकेंड वन कोई भी दूसरा हो सकता है जिसमें एसिड है, एंड इन थर्ड वन आपको बेस डाला गया। तो ये जो 3 लिक्विड्स दिए गए हैं ए बी सी में दिए गए हैं, किसमें क्या है ये आपको मालूम नहीं, ये नहीं पता है कि इसमें क्या डाला गया। लेकिन 3 लिक्विड हैं ये आपको मालूम है, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है। और लिक्विड को टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेपर दिया गया है, वो पेपर है आपका रेड लिटमस पेपर। केवल इतना ही दिया गया। अब आपको ये पता लगाना है कि किसमें कौन सा लिक्विड है। तो इसके पता लगाने के लिए क्या अप्रोच हम करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इसमें जो भी लिक्विड्स हैं सब में इस लिक्विड्स के अंदर हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालते हैं। तो रेड लिटमस पेपर अगर हम डाल रहे हैं, सपोजिंगली ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन में मान लिया कि हमने ए में ए बी सी तीनों में क्या करते हैं, बारी बारी से रेड लिटमस पेपर डालते हैं। पहले ए में डालते हैं। तो अगर ए में हमने रेड लिटमस पेपर डाला, रेड लिटमस पेपर अगर हमने डाला और इसमें कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज, अगर ये नो चेंज मिलता है, मान लिया ये एक संभावना है, मैं ए में ही होगा ये मैं नहीं कह रहा, किसी एक में अगर हम डालते हैं और उसमें नो चेंज होता है, लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता, तो the test tube will contain the test tube has water। टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर है। अब अगले में हम डालते हैं, अगले में डालने के बाद अब उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, मान लिया हमने उसमें डाला, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जाहिरन दूसरा निश्चित ही कोई एसिड बेस में से कोई होगा। तो जब नो चेंज का केस सेकेंड टाइम आपको मिलता है, नो चेंज यहाँ मिलता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां लिक्विड जहां आपने डाला है वो क्या है, वो बेस है, वो एसिड है। तो एसिड रेड लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं डालेगा, एसिड वाटर पर कोई असर नहीं डालेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि तीसरे में डालते हैं, थर्ड में डालते हैं। थर्ड में डालने पर क्या होगा, रेड चेंजेस इनटू ब्लू, रेड चेंजेस इनटू ब्लू, रेड जो है ब्लू में चेंज कर गया। तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, द टेस्ट ट्यूब हैज क्या है, द टेस्ट ट्यूब हैज बेस। ये क्लियर हो गया कि टेस्ट ट्यूब में जहां रेड लिटमस पेपर, ध्यान से सुनिएगा, तीनों में बारी बारी से हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब में ये ब्लू हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि उस टेस्ट ट्यूब के पास क्या है, उस टेस्ट ट्यूब में बेस रखा गया है। अब हम ब्लू लिटमस पेपर पा चुके हैं,
अब ब्लू लिटमस पेपर को दो लिक्विड्स जो बचे हैं उसमें डालते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर को जिस लिक्विड में डालने से रेड हो जाए तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ब्लू चेंजेस इनटू रेड, ब्लू चेंजेस इनटू रेड। अगर डालने पर ब्लू रेड में चेंज कर गया तो क्या है, वो एसिड हो गया। अब जैसा कि हमने देखा कि एसिड और बेस पता चल गया, तो जो तीसरा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाटर होगा। तो थर्ड वन इज वाटर, थर्ड लिक्विड इज वाटर, लिक्विड इज वाटर। तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या था, आपने देखा कि 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं एबीसी, और किसी में भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि एक में एसिड है, दूसरे में बेस है, और तीसरे में क्या है आपका, तीसरे में आपका वाटर है। एक रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है लिक्विड चेक करने के लिए, और ये बताना है कि किसमें क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रेड लिटमस पेपर को तीनों में डालते हैं, जिसमें जाकर के ब्लू होता है वो बेस हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ हमको ब्लू लिटमस पेपर मिल गया। अब दो बचे हुए लिक्विड्स में हम उसको डालते हैं, जिसमें रेड हो जाएगा वो क्या है, वो एसिड है, और अगला जो तीसरा बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, जो वो वाटर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग निकालें। और नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरे सवाल पर हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहां क्वेश्चन सेकंड जो दिया गया है वो ये है कि वाई शुड बी नॉट स्टोर कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस इन व्हाट, इन कॉपर वेसल्स। ये सवाल दिया है। तो यहां वाई शुड वी नॉट स्टोर, वाई शुड वी नॉट स्टोर, why should we not store curd or sour substances, substances in copper pots, copper pots। हमें कॉपर पॉट्स में ये खट्टे पदार्थ को या कहा जाए कि दही को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, तो आप जानते हैं कि ये सावर है या कर्ड है। कर्ड में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड है। अगर कोई भी पदार्थ सॉर है यानी खट्टा है तो इसमें क्या होगा, एसिड होगा। और एसिड के बारे में आप जानते हैं कि रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ होता है। तो हम जानते हैं मेटल प्लस एसिड, ये रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो रिएक्शन यहां चलेगा। ये रिएक्शन क्यों चलेगा, इसलिए कि मेटल क्या है, मेटल बेसिक इन नेचर है। तो बेसिक इन नेचर होने के कारण ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और जो कॉपर है वो क्या करेगा, घुलने लगेगा। तो एसिड में घुलते 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 क्या होगा, कॉपर खत्म हो जाएगा और छेद पैदा हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं द रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होल, द रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होल, फॉर्मेशन ऑफ होल। एक छेद पैदा हो जाएगा और पूरा सब्सटेंस उसका नीचे गिर जाएगा। इसलिए मेटालिक पॉट्स में हम लोग खट्टे चीजों को नहीं रखते। ठीक है, नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन हियर। अब हम लोग इसमें तीसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। द थर्ड क्वेश्चन सेज, तीसरा सवाल जो है वो ये है कि when a metal reacts with acid, which gas liberates? Question है, third question. When a metal reacts with acid, which gas liberates? Sorry, which gas liberates? इसमें कौन सी गैस लिबरेट करती है? Which gas liberates? How would you test the gas? How would you test the gas? Test the gas. अब यहां हम लोग मेटल और एसिड के रिएक्शन में गैस निकल रही है, तो इसका मतलब है कि जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ये क्लियर बात है। तो मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तभी गैस निकलेगी, रिएक्टिव देन हाइड्रोजन।
मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया, ये जिंक ग्रेन्यूल्स लिया, अब इसमें हमने एसिड डाल दिया, मान लिया H2SO4 हम यहाँ डालते हैं, तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और H2 गैस जो है बाहर की ओर निकलती है। इसकी टेस्टिंग क्या है, इट इज अ कंबस्टिबल गैस, इट इज अ कंबस्टिबल गैस। ये क्या है, कंबस्टिबल गैस, ये कंबस्टिबल गैस है, अर्थात ये गैस जलती है और जलने के दरमियान जो साउंड पैदा होता है विथ पॉप साउंड, विथ पॉप साउंड, ये पॉप साउंड इसमें से निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, मेटल और एसिड को डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा अंगूठे से दबा देते हैं, गैस जब जमा हो जाती है तो जलती हुई एक लकड़ी लाते हैं सामने, और जैसे ही लकड़ी टेस्ट ट्यूब के मुंह पर जाती है वैसे ही क्या होता है, वैसे ही पॉप की आवाज के साथ पॉप का आवाज पैदा होता है, और ये पॉप का आवाज ये बताता है कि गैस जो लिबरेट हुई है वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। इसमें आपको बेसिकली जब आप केमिस्ट्री का आंसर लिखते हैं तो उसमें रिएक्शन आपका लिखना बहुत जरूरी होता है। आगे हम लोग वी आर ट्राइंग टू सी द अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज से यहां अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, कि when an acid reacts, when an acid reacts with dilute HCl, when acid when a metallic compound, when a compound A reacts with dilute HCl, what we can say, effervescence starts, or better say hissing sound is produced, जब हम किसी कंपाउंड ए में डाइल्यूट HCl डालते हैं तो उसमें बुदबुदाहट आने लगती है, एफर्वेसेंस होने लगता है, या उसमें सनसनाहट की आवाज आती है, हिसिंग साउंड आती है। तो कंपाउंड ए के बारे में बताइए और रिएक्शन लिखिए। यह गेस द कंपाउंड ए, गेस द कंपाउंड ए एंड राइट डाउन द रिएक्शन। राइट डाउन द रिएक्शन। अब इसमें जो रिएक्शन हो रहा है आपको लिखना है, और कंपाउंड ए को गेस करना है कंपाउंड ए क्या था। तो आप जानते हैं एफर्वेसेंस का रिएक्शन एसिड कहां देता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ देता है। तो कंपाउंड ए क्या होगा, कंपाउंड ए मे बी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये क्लियर है, क्योंकि जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हम रिएक्शन कराते हैं एसिड का, तो उसमें जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, किसी भी कंपाउंड को लेते हैं NaHCO3 या Na2CO3 लेते हैं, इन दोनों का रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, बैलेंस करने में जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा और प्लस CO2, ये गैस निकल रही है, ये आपको पता चलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको चेक करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का मेथड क्या है, हम लोग उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ को टैप करते हैं, टैप करने के बाद उसमें गैस क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी, बाद में जलती हुई लकड़ी जब वहां रखते हैं तो क्या होती है, वो बुझ जाती है। उसके बुझने से ये प्रमाणित होता है कि जो गैस निकल रही थी वो क्या थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। This was your question number 4 and now we'll see the question number 5th after it. इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। So the next question here is your यहाँ कह रहा है कि A
in a solution of NaOH, if we add the alkali, then what will happen? ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलेन में, उसके सॉल्यूशन में जब हम कोई एल्काइड डालते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा? तो आप जानते हैं NaOH को जब वाटर में, ये ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन इसका वाटर में बनाया है, तो क्या है यहाँ Na+ और OH- आयन इसमें पड़ा हुआ है। आप किसी भी एल्काई को डालते हैं, जैसे सपोज दैट मैं कोई एल्काई लेता हूँ, सपोजिंगली मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, और इसको जब हम इसमें डालेंगे तो अल्टीमेट प्रभाव क्या पड़ेगा? Ca++ आयन बनेगा और यहाँ 2OH- आयन बनेगा। तो एल्काई के एडिशन से हो क्या रहा है? एल्काई के एडिशन से OH- आयन जो है बढ़ जा रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसके इंक्रीज करने की वजह से हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि द concentration of OH- ion increases। ये जवाब है, और ये सवाल काफी अच्छा है। अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सवाल को कुछ और गहरे में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आंसर देना इस तरह के सवाल का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आगे वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरे प्रश्न पर हम हो जाते हैं। अब यहाँ ये सी हियर H+ ion, the concentration of H+ ion changes the nature of solution। ये एक सवाल बना हुआ है। See how the concentration of H+ ion changes the nature of solution। तो H+ आयन सॉल्यूशन के नेचर को कैसे बदलता है? तो हमको जानना है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा। If the concentration of H+ ion is more, तो इसका प्रभाव क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ये एसिडिक होगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अब यहां इफ द concentration of H+ ion is less, if the concentration of H+ ion is less, अब यहां जो मोर और लेस की बात की जा रही है वो किसकी तुलना में की जा रही है? ये पहले ये बात समझ में आना चाहिए। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन H+ का ज्यादा होना कम होना किससे जोड़ा जा रहा है? तो इट इज कंपेयर्ड टू OH- आयन। यहाँ देखिएगा, इट इज कंपेयर्ड टू OH- आयन। OH- आयन के साथ हम तुलना करके अपनी बात को कह रहे हैं। तो अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन से ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा। अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन से कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा कंडीशन बनता है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, देन सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अब ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होगा? आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो H+ आयन के माध्यम से सॉल्यूशन के, H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन के टाइप को बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ कंपेरिजन जहां से हो रहा है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। कंपेरिजन हम हमेशा OH- आयन से कर रहे हैं। अगर OH- आयन की तुलना में H+ आयन ज्यादा है तो एसिडिक होगा। अगर OH- की तुलना में H+ आयन कम है तो बेसिक होगा। अगर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा।
नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। अगले सवाल को हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यहां क्वेश्चन मिलता है, if in a solution H plus ion is present, then how it can be basic। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन उपस्थित हो तो सॉल्यूशन बेसिक कैसे हो जाएगा? यहां एक सवाल और भी उठता है कि अगर हमने सॉल्यूशन को बेसिक लिया है, जैसे NaOH को हमने पानी में घुला दिया, तो वहां H प्लस आयन कैसे आ गया? एक सवाल बनता है। तो इस सवाल को हमको समझना है कि जब हम NaOH, मान लीजिए हमने ये कंपाउंड लिया और इसको H2O में घुलाया, तो ये Na प्लस बनाएगा और आपका OH माइनस आयन बनेगा। तो ये जो आयन बन रहा है, याद रखिएगा, ये आयन क्या करेगा? ये आयन जो है आयनाइजेशन करेगा वाटर का, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये आयन जो है वाटर को एनाइज करेगा। तो जब वाटर को एनाइज करेगा तो H2O क्या करेगा? H2O ब्रेकअप कर जाएगा H प्लस और OH माइनस आयन। अब चूंकि सॉल्यूशन में पहले से OH माइनस आयन था और यहां से OH माइनस आयन फिर बन गया, तो ओवरऑल क्या किया? ओवरऑल आप देखेंगे तो OH माइनस आयन इज इंक्रीज्ड। OH माइनस आयन जो है इंक्रीज कर गया, लेकिन H प्लस आयन क्या है? H प्लस आयन इज इन लो कंसेंट्रेशन, ये लो कंसेंट्रेशन में है। तो याद रखना है हमको कि जब कभी भी हम बेस को भी पानी में डालते हैं, एसिड को भी पानी में अगर हम डालते हैं, तो एसिड को भी पानी में डालेंगे तो उसमें H प्लस और OH माइनस आयन दोनों होंगे। तो अब एसिड का केस देखते हैं। जैसे मान लिया आपने HCl को पानी में डाल दिया, तो यहाँ जब हम लोग HCl को आयनाइज कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ आपका H प्लस आयन बनता है और प्लस Cl माइनस आयन बनता है। लेकिन ये जो आयन है, ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को आयनाइज करेगा। तो जब वाटर को एनाइज करेगा तो क्या होगा? ये H2O जो है आपका ब्रेकअप कर जाएगा, H प्लस, ये कैटालाइज होगा और H प्लस प्लस OH माइनस आयन बनेगा। अब यहां हम देखें ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ये कॉन्सेंट्रेशन आपका हाई हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों ही सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। ये बात हमको ध्यान से रखना है कि या तो सॉल्यूशन एसिड का हो या सॉल्यूशन बेस का हो, दोनों में ही H प्लस और OH माइनस आयन दोनों होंगे, क्योंकि ये जो H प्लस और OH माइनस आयन दोनों बनते हैं वाटर के आयनाइजेशन से बनते हैं, तो इनका होना जरूरी है। अगर एसिड है तो H प्लस आयन बढ़ जाएगा, अगर बेस है तो OH माइनस आयन बढ़ जाएगा, लेकिन H प्लस आयन उसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाटर के आयनाइजेशन से आ रहा है। ठीक है, नाउ से द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इसमें अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो okay, here you see that one type of question is over, and thanks guys. We'll study the next type of questions in our next video. Thank you.